Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu analysis for 10th of August 2026. तो 10 अगस्त 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आई होप आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा. प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. लाइक शेयर ज़रूर करें, वो आपके हाथ में. मैंने बोला है पहले भी, आप ही की हमारी मार्केटिंग टीम हो, आप ही हमारी सब कुछ हो, तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड. लाइक ज़रूर करें. स्टार्ट करेंगे आज के एनालिसिस को. पहले उससे पहले कुछ कोट्स जो कल मैंने आपको दिए थे. देखो, दो कोट बहुत ही प्यारे थे. एक कोट था, अ पर्सन कैन प्रॉस्पर अंडर अ वेरी बैड गवर्नमेंट एंड सफ़र अंडर अ वेरी गुड वन. इफ़ इन द फर्स्ट केस द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इफेक्टिव एंड इन द सेकेंड इट इज़ इनएफिशिएंट. मतलब कि एक व्यक्ति बैड गवर्नमेंट में भी प्रॉस्पर कर सकता है, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए. और एक व्यक्ति बहुत अच्छी गवर्नमेंट में सफ़र कर सकता है अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब है. तो ये एनी बेसेंट का कोट है, बट इट कैन बी यूज्ड इन योर यूपीएससी मेंस, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं. एक दूसरा कोट जो अच्छा था वो था 7 सिंस. ये महात्मा गांधी का 7 सिंस बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है. इसमें देखो 7 सिन है: वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, बिजनेस विदाउट एथिक्स, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस एंड पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल. तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज. बाकी ये दो कोड भी आप पढ़ सकते हैं. दीज वर द थिंग्स विच कैन बी यूज्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशन. आंसर राइटिंग ये आप यूज़ कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को. पहली न्यूज़ जो है फ्रंट पेज की, नेतन्याहू रिजेक्ट्स ट्रम्प्स गाज़ा प्रपोजल. अब जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है ट्रम्प के गाज़ा प्रपोजल को, विच वॉज ब्रोकर्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प. दो प्लान थे इसमें. पहली चीज़ की, हमास जो है दे विल सरेंडर देयर वेपन्स. हमास जो है वो सरेंडर करेंगे. हमास आपको पता है कि एक ग्रुप है विच इज़ देयर इन द गाज़ा स्ट्रिप वाला रीजन. गाज़ा स्ट्रिप में रहते हैं हमास. एंड फर्स्ट इंटिफाडा, यानी कि पहली बार जब इसराइल ने अटैक किया था, उसके बाद इसराइल के अगेंस्ट जो हुआ उसमें ये ग्रुप बना था, हमास का ग्रुप बना था. और ये लड़ता है क्यों? क्योंकि इसराइल का जो एनेक्सेशन हुआ है गाज़ा वाले रीजन में, गाज़ा स्ट्रिप वाले रीजन में, स्पेशली जो पैलेस्टीन वाला रीजन है, तो उसको हटाने के लिए इनका है. दूसरा जो पॉइंट था कि इसराइल जो है दे विल पुल द फोर्सेज आउट ऑफ द गाज़ा स्ट्रिप. इसराइल अपनी फोर्सेज गाज़ा स्ट्रिप से हटा लेगा. बट नेतन्याहू ने मना कर दिया. थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखा देता हूँ. लेट मी शो यू द मैप एज वेल. तो अगर आप देखें कुछ इस तरीके से इसराइल का मैप दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे गाज़ा की स्ट्रिप है, गाज़ा पट्टी जिसको बोलते हैं हिंदी में. तो ऊपर छोटा मैप है और ये नीचे इसको बड़ा करके दिखाया, देखो गाज़ा है. अब यहाँ पे गाज़ा में कुछ जो इंपॉर्टेंट जगह हैं, तो गाज़ा सिटी और खान यूनिस भी दिख रहा होगा. दो जगह हैं. और इसकी क्रॉसिंग्स याद रखिएगा. एक तो क्रॉसिंग आपकी इजिप्ट की तरफ है जिसको हम बोलते हैं राफा क्रॉसिंग. एक इज़राइल की तरफ है जिसको बोलते हैं करीम शलोम गुड्स क्रॉसिंग. केरम शलोम गुड्स क्रॉसिंग इसराइल की तरफ है. देन ऊपर आपको एक इसराइल की तरफ क्रॉसिंग है, इरीज़ क्रॉसिंग. तो ये 3 क्रॉसिंग्स याद रखेगा. टच करता है मेडिटेरेनियन सी वाले पार्ट को. ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद ही रखना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, एंड दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. यू कैन मूव अहेड विद मी. दूसरी जो न्यूज़ है वो यहाँ पे, लद्दाख सेट टू लीड कास्ट इन्यूमरेशन इन इंडिया. अब यहाँ बात चल रही है डिजिटल इस बार सेंसस की. इस सेंसस में कुछ चीज़ें पहली बार हो रही हैं, जैसे कि पहली बार कास्ट सेंसस इंक्लूड किया जा रहा है. पहला डिजिटल सेंसस है ये, है ना. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं कि जो अर्लीस्ट रेफरेंस है सेंसस का, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है. याद रखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अर्लीस्ट रेफरेंस मिलता है. उसके बाद आईने अकबरी जो अबुल फजल की राइटिंग है, वहाँ पे आपको सेंसस के बारे में मिलेगा अकबर के टाइम पे. पहला जो मॉडर्न सेंसस हुआ था वो 1865 से 1872 के बीच में हुआ था. लेकिन इसको साइमल्टेनियस नहीं किया गया था, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करते हैं, मतलब लिखते नहीं हैं. पहला सिंक्रोनस सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था. याद रखिएगा. सेंसस 2027 जो है इट विल बी द 16th इन द सीरीज़. इंडियन सेंसस में 16वां सेंसस है ये, और आज़ादी के बाद का 8वां सेंसस है. याद रखिएगा. और इसको गवर्न किया जाता है सेंसस एक्ट ऑफ 1948 से, सेंसस रूल्स 1990 से. दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है. सेंसस एक यूनियन सब्जेक्ट है. 7th शेड्यूल में आर्टिकल नंबर 69 है. यूनियन सब्जेक्ट है. 7th शेड्यूल का आर्टिकल नंबर 69 है. सेंसस एक्ट 1948, सेंसस रूल्स 1990. ठीक है. एंड लद्दाख जो है विच इज़ वन ऑफ द 2 यंगेस्ट यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री, सेट टू लीड द वे डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ कास्ट विल बी इन्यूमरेटेड इन द फर्स्ट टाइम इन द इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार कास्ट इन्यूमरेशन होगा, ये शोकेस करेगा लद्दाख. याद रखना.
ठीक है। तो 2 फेज़ होते हैं, पहला फेज़ होता है हाउस लिस्टिंग, सेकंड होता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फेज़। तब ये वो फेज़ शुरू हो रहा है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन में। और इस बार पहली बार एक मतलब एक सीम पोर्टल बनाया गया है जिसमें पोर्टल में मार्किंग की जाएगी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। हाउदीज स्ट्राइक द सऊदी अरेबिया ऑयल फैसिलिटी किल 11 इन येमन। तो येमन की पोर्ट सिटी है मोखा। यहाँ पे एक नाम आया था, इसलिए मैं ये न्यूज़ आपको बताना चाहता था। इसमें एक सिटी का नाम आया था मोखा, द पोर्ट सिटी ऑफ मोखा विच इज़ इन येमन। अटैक हुआ यहाँ पे हाउदी रेबल्स का। हाउदी रेबल्स आपको याद रखना है येमन में है एंड दे अपोज द सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबियन रजीम को अपोज करते हैं एंड दे आर बैक्ड बाय द ईरानियंस। तो सऊदी अरेबिया याद रखना, ईरानियन बैक्ड फैसिलिटी है ये हाउदीज़, तो याद रखना। एक छोटा सा सवाल आपके लिए, एक बहुत छोटा सा सवाल है कि रेड सी को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज़, रेड सी को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज़ कौन कौन सी है? प्लीज़ डू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक छोटा सा सवाल है, गूगल करके लिख देना यार, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है, कल जो था, कल यानी संडे का दिन था, कल कौन सी तारीख थी आपकी? 8 अगस्त थी, है ना। 8 अगस्त को वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे का सेलिब्रेशन हुआ। तो 8 अगस्त को क्या होता है? इंडिजिनस वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल डे। इंडिजिनस पीपल यानी कि जो वहाँ के ओरिजिनल रहवासी हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक ट्राइब है जो कि तेलंगाना की ट्राइब है, तेलंगाना आंध्रा की ट्राइब है, कोम्मू कोया ट्राइब, ठीक है। तो कोम्मू कोया ट्राइबल डांस आपको दिख रहा होगा, देखो, दिस इज द थिंग। ये कोया कम्युनिटी जो है, कोया ट्राइब जो है वो करती है कोम्मू कोया ट्राइबल डांस। एंड वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे कब होता है आपका? 8 अगस्त को। तो ये भी फैक्ट है कि आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो लद्दाख का जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि पहली बार इस बार फर्स्ट डिजिटल सेंसस है एंड इस बार जियो लोकेशन भी मैंडेटरी होगी और मोबाइल ऐप के थ्रू होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप याद रखना। एंड 2/3 ऑफ द नर्सिंग स्टाफ नॉट लिस्टेड इन नेशनल रजिस्ट्री। अब डेटे की बात चल रही है तो यहाँ पे मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज़ रजिस्टर्ड नर्सिंग वर्कफोर्स, जो इंडिया की रजिस्टर्ड नर्सिंग वर्कफोर्स है उसमें से 2/3 से ज़्यादा दे आर येट टू बी ब्रॉट अंडर द नर्सेज रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम। एक्चुअली एक सिस्टम है प्रॉपर जिसमें नर्सेज रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं, उसमें 2/3 नर्सेज अभी तक है ही नहीं, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये बहुत पहले 7 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका एम ये था कि एक नेशनल रजिस्ट्री बनाई जाए ताकि जिसमें रजिस्ट्रेशन हो सके और इनका नंबरिंग डेटाबेस प्रॉपर रहे। बट ये NRTS यानी कि नर्सेज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम में अभी भी 2/3 से ज़्यादा पर्सन इनरोल्ड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे बहुत सारे पेंडिंग केसेस तमिलनाडु में आपको दिखेगा, बहुत सारे पेंडिंग आपको कर्नाटका में दिखेगी, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दे आर द बॉटम रैंक स्टेट। बॉटम रैंक में नागालैंड, कर्नाटका एंड तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की, तो मैं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के बारे में बताना चाहता था। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम जब आया तो आने से पहले 3 जजेस केस, देयर इज इंपॉर्टेंट 3 जजेस केस। तो ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ, रिपीटिशन होगा लेकिन आप लोग एटलीस्ट रिवाइज कर लेंगे। 3 जजेस केस अगर मैं बताऊँ तो इसमें फर्स्ट जजेस केस जो है वो 1981 का केस है। 1981 फर्स्ट जजेस केस बोलते हैं, फर्स्ट जजेस केस बोलते हैं। इसमें हुआ ये कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये लिया कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू होगा, यानी कि प्रेसिडेंट का जो कहना है वो फाइनल होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड जजेस जो केस हुआ वो 1993 का है। 1993 में सेकंड जजेस केस आया एंड सेकंड जजेस केस में उन्होंने ये बोला कि भैया जो प्रेसिडेंट है उसको कंसल्टेशन करना है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, है ना। एंड ये कंसल्टेशन जो होगा ये कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंस यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोले वो मानना पड़ेगा आपको। तो अब सेकंड जजेस केस में ही एक्चुअली इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कोलिजियम का कंसेप्ट। और इसमें क्या हुआ, उन्होंने बोला बेसिकली कि एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो कोलिजियम फॉर्म करेंगे। एंड फिर 1998 में आता है थर्ड जजेस केस, द थर्ड जजेस केस, जिसमें उन्होंने बोला कि अब कोलिजियम को एक्सपैंड किया और एक CJI और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो बेसिकली यही है जो फाइनल हमको कोलिजियम का स्टेट मिलता है, वो 3 जजेस से बड़ा 81, 93 और 98, ठीक है, याद रखना। DNA इज इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वी जस्ट ओपन अ बिग सेकेंड वॉल्यूम। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक खबर मिली कि जो जॉन हॉपकिंस रिसर्चर्स हैं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं
उन्होंने अभी रिसेंटली एक रिसर्च किया, इसमें उन्होंने ये पता लगाया कि मेंडल के लॉ को कई इनहेरिटेड ट्रेट, आप सबको पता है इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है, जैसे कि आप जब अपने माँ बाप के बच्चे हैं तो आपको 2 कॉपी ऑफ जीन्स मिलती है, एक आपको अपने फादर से मिलती है और एक आपकी मदर से मिलती है, ठीक है ना। तो उस वहीं से हम ट्रेड्स इनहेरिट करते हैं। लेकिन अभी इन्होंने जॉन हॉपकिंस में रिसर्च करके पता लगाया कि बहुत सारे, और इसके पीछे एक जो लॉ था वो ग्रेगर मेंडल का नाम अगर आपने सुना है तो ग्रेगर मेंडल ने बताया था किस तरीके से जो ट्रेड्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं ना, कुछ मतलब डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं, कुछ रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं, बट कैसे होते हैं वो ग्रेगर मेंडल ने बताया था। तो जॉन हॉपकिंस का ये कहना है कि भैया जो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं दे कैन ब्रेक द मेंडल्स लॉ, ये मेंडल लॉ को ब्रेक कर देते हैं। अब ये ब्रेक करते हैं तो पहले ये मानते थे कि भैया ब्रेक करते हैं तो केवल जीन म्यूटेशन से करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ जीन म्यूटेशन बट ड्यू टू एपीजेनेटिक मॉडिफिकेशन। एपीजेनेटिक मॉडिफिकेशन मतलब कि केमिकल चेंजेस इन द डीएनए, है ना, नॉट द जीन म्यूटेशन बट केमिकल चेंजेस इन द डीएनए, सीक्वेंस चेंज नहीं, केमिकल चेंज, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि 2 लेयर होती है जेनेटिक इन्फो की, एक तो सीक्वेंस ATGC जो कि प्रोटीन डिटरमाइन करता है, एंड दूसरा एपीजीनोम जिसको मिथाइलेशन बोलते हैं। तो मिथाइलेशन हो सकता है या मिथाइलेशन नहीं हो, मतलब इट विल आइदर मिथाइलेटेड और दूसरा जेनेटिक जीन या फिर अनमिथाइलेटेड जीन। तो उन्होंने बोला कि बेसिकली अगर मिथाइलेटेड जीन है, मिथाइलेटेड साइटोसाइन है तो जीन साइलेंस हो जाएगा, और अनमिथाइलेटेड साइटोसाइन है तो जीन एक्सप्रेस होगा, अच्छे से एक्सप्रेस होगा। तो ये केमिकल उसकी बात की गई है। एंड एक इसमें टर्म एक और आया था, पैराम्यूटेशन। पैराम्यूटेशन केवल और केवल जो है मैमल्स में देखा जाता है। पैराम्यूटेशन में क्या बोला उन्होंने कि देखो क्या होता है कि एक कॉपी आपको मिल रही है फादर से, एक कॉपी आपको मिल रही है मदर से। कई बार क्या होता है कि फादर का जो मिथाइलेशन है वो इतना डोमिनेंट होता है कि वो मदर की कॉपी के मिथाइलेशन को भी अपने अकॉर्डिंग कर लेता है। तो जो ये प्रोसेस है ना कि एक डोमिनेंट जो जीन है उसके मिथाइलेशन से दूसरे जो रिसेसिव जीन है उसके मिथाइलेशन जब इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं पैराम्यूटेशन। तो ये भी एक टर्म याद रखना, पैराम्यूटेशन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला टॉपिक है ग्लू बॉल। ग्लू बॉल क्या है? तो नेचर में देखो 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं। पहली चीज़ तो ये आपको प्रीलिम्स के लिए पता चलेगी, 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं। एक होता है ग्रेविटी, दूसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और चौथा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स मतलब कि आपका जो ये रेडियो एक्टिविटी वाला है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी कि जो आपका एटम और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में होता है, जो न्यूक्लियस को बांध के रखता है, ठीक है। अब क्या होता है, एक थ्योरी है जो डिस्क्राइब करती है किस तरीके से इंटरेक्शन होता है बिटवीन 2 पार्टिकल्स, उसको हम बोलते हैं QCD यानी कि क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स ये बताता है कि 2 पार्टिकल्स के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन होगा। तो QCD बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग फोर्स में है वो कैरी आउट होता है बाय ग्लूऑन्स। ये देखो लिखा है ग्लूऑन्स, ठीक है। जैसे फोटॉन्स में होता है वैसे ग्लूऑन्स में भी होता है। एंड QCD थ्योरी ये बोलती है कि ये ग्लूऑन्स इतने ज़्यादा करीब आ जाएंगे कि दे विल फॉर्म अ कंपोजिट पार्टिकल विच विल बी नोन एज ग्लू बॉल। तो ग्लूऑन्स का जो कंपोजिट पार्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लू बॉल। एंड दे आर जॉइंड टुगेदर बाय QCD यानी क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। ये क्वांटम थ्योरी के अंदर आता है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बताना ज़रूरी था, आपको बता दिया मैंने। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मक्का पैक्ट के ऊपर आया था, तो मक्का पैक्ट आप सबको पता है, मैंने पहले ही बताया, बट इंपॉर्टेंट ये है कि मक्का पैक्ट जो है वो एक डिफेंस एग्रीमेंट है जिसको साइन किया गया है 7 अगस्त 2026 को। सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान ने मिलकर के साइन किया है। फर्स्ट रीजनल रीअलाइनमेंट है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें नेटो जैसा एक आर्टिकल है, नेटो का आर्टिकल 5 जो है ना, जो कंबाइंड डिफेंस का है, तो इसको मुस्लिम नेटो भी कई लोग बोल रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मुस्लिम नेटो, कई लोग बोल रहे हैं। और इसमें भी यही है कि अगर एक कंट्री पर अटैक किया जाएगा तो दूसरी कंट्रीज़ पर अटैक माना जाएगा इसको, ठीक है। तो टर्की, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और आगे बढ़ते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट है। We have discussed this. यहाँ पे कॉमन ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज इंडस्ट्रियल हीट इलेक्ट्रिफिकेशन। अब देखो इस न्यूज़ में वैसे अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही फालतू न्यूज़ है, लेकिन इसमें एक टॉपिक है इंडस्ट्रियल हीट का। तो मैं आपको बता देता हूँ इंडस्ट्रियल हीट क्या होती है। इंडस्ट्रियल हीट रिफर्स टू थर्मल एनर्जी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्रियल हीट का मतलब है थर्मल एनर्जी जो यूज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, एंड इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर लाइटिंग, मोटर्स और जनरल पावर।
ठीक है। ये अलग होती है, लाइटिंग और मोटर्स वाली नहीं है, लेकिन थर्मल एनर्जी विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड जैसे बॉयलर्स में जो यूज़ होती है या स्टीम जनरेशन के लिए जो यूज़ होती है, जैसे स्टीम जनरेशन की प्रोसेस है, हीटिंग, आपके मेल्टिंग, ड्राइंग, क्यूरिंग, केमिकल रिएक्शंस, स्पेस हीटिंग, ये सारी चीज़ें जो आती है वो इंडस्ट्रियल हीट आती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। टेम्परेचर क्लासिफिकेशन भी आपको बता देता हूँ मैं हीट का। तो लो टेम्परेचर इंडस्ट्रियल हीट के लिए है अप टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ड्राइंग, वॉशिंग और पेस्चराइजेशन में यूज़ होता है। मीडियम टेम्परेचर 150 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि केमिकल प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग में। एंड हाई टेम्परेचर जो 400 डिग्री से ज़्यादा होता है वो स्टील, सीमेंट, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस इंडस्ट्रियल हीट एंड जो टेम्परेचर क्लासिफिकेशन है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे गुजरात एट क्रॉस रोड्स एज पीपावाव एंड मुंद्रा पोर्ट कंसेशंस नियर एक्सपायरी। एक्चुअली हुआ ये था कि 30 साल पहले गवर्नमेंट ने BOOT मॉडल, यानी कि बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, इस मॉडल से प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया था 1990s में कि भैया आप बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, ये पोर्ट्स के लिए बोला था कि आप वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाओ। और ऐसे में 2 पोर्ट इंपॉर्टेंट हैं गुजरात में, एक है पीपावाव और दूसरा है आपका मुंद्रा। तो ये 30 साल पहले हो चुके हैं, जिसमें पीपावाव का जो टाइम पीरियड है, कंसेशन का टाइम पीरियड है, वो 2028 में कंप्लीट हो जाएगा, और जो मुंद्रा है उसका 2031 में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद देखना है कि किस तरीके से गवर्नमेंट आगे करती है प्रोसेस। देखो ये लिखा है 29 अगस्त सितंबर 2028 में ख़त्म हो जाएगा। बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, है ना, इस मॉडल पे काम करना था हमको। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप भी मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। चाइनीज़ अथॉरिटीज़ इशू रेड अलर्ट एज टाइफून डॉल्फिन हिट्स ईस्टर्न कोस्ट। तो चाइना में टाइफून यानी कि आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, उनकी फेवरेबल कंडीशंस। यूपीएससी प्रिंस पूछता रहता है। फेवरेबल कंडीशंस पहली है, याद रखना, लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा का होना चाहिए, है ना, याद रखना। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स थ्रू इनफ टू क्रिएट अ साइक्लोनिक वर्टेक्स। एक कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए ताकि साइक्लोनिक वर्टेक्स बन पाए। देयर स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए। एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए एंड अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और एक अगली न्यूज़ है, एंशियंट वीविंग ट्रेडिशन केप्ट अलाइव एट तिब्बतन कोऑप। तो एक एंशियंट वीविंग ट्रेडिशन है जो आपका तिब्बत का, वो बता दूं। यहाँ पे है पुलू, याद रखना, लिखा है ना, दे वीव पुलू, द ट्रेडिशनल वुलन फैब्रिक that has clothed people on the Tibetan plateau for centuries। तो पुलू इज़ बेसिकली अ ट्रेडिशनल क्लोथिंग ऑफ तिब्बतन पीपल। और यहाँ पे एक याद रखना, जीटर इज़ अ फाइनर वेराइटी ऑफ पुलू। तो जीटर और पुलू, ये आपको 2 वेराइटीज़ मैंने आपको बता दिया, ये भी आप याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड नाइस।